हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग गेट एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी में एक टॉपिक कर रहे थे जो लास्ट सेशन में रह गया था, सेक्शन सी का। उसको हम लोग देखेंगे और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। बस ये टॉपिक रह गया था, इसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है? Microscope, it is an instrument to analyze those organisms which is not visible through naked eye। हमारे naked eye से अगर वो नहीं दिख पाते, उसको देखने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो का मतलब ही होता है, माइक्रो का मतलब होता है माइक्रोमीटर में जिस भी मॉलिक्यूल का साइज हो उसको स्कोप यानी एनालिसिस या विजुअलाइज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप, इसलिए इसका नाम पड़ गया माइक्रोस्कोप। ओके, तो जो भी ऑब्जेक्ट माइक्रोमीटर के साइज़ का होगा या उससे छोटा होगा उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे। नेकेड आई का मतलब है हम लोग अपने ह्यूमन आई के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ह्यूमन आई है वो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट तक देख सकता है, वो मिनिमम यहाँ पर 1 मिलीमीटर से अबव, यानी 1 मिलीमीटर मिनिमम साइज़ है, ये मिनिमम है। और बड़ा तो कितना भी देख सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, फीट, इस तरह से। तो अगर सबसे छोटा साइज़ जो हो सकता है वो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से छोटा साइज़ को हम लोग देखने में प्रॉब्लम होगा, नहीं देख पाएंगे ठीक से। तो ये है ह्यूमन आई की लिमिटेशन। तो अगर हम लोग माइक्रोस्कोप लगा दें तब हम लोग कितना साइज़ का देख सकते हैं, तब हम लोग इससे 1000 फोल्ड छोटे ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। यानी मैग्नीफिकेशन कितना होगा? 1000 फोल्ड मैग्नीफिकेशन। यानी कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो उसको इस लिमिट तक इजीली पहुंचाया जा सकता है। तो ये 1 मिलीमीटर लिमिटेशन आई का, तो 1 माइक्रोमीटर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 1000 फोल्ड का। यानी माइक्रोस्कोप अगर हम लोग लगा दें यहाँ पर, इस 1 माइक्रोमीटर साइज़ को अपने आई की लिमिटेशन तक पहुँचा देंगे, तो उसके लिए 1000 फोल्ड मैग्नीफाई करना होगा। तो माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन कितना होता है? 1000 फोल्ड। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप हैं। सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है लाइट माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। यहाँ पर ये लाइट एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेसेंस, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेसेंस इज लाइट, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप में क्या क्या रहता है इसका पहले डायग्राम समझें। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे बल्ब। सपोज ये बल्ब है, जनरली हेलोजन बल्ब होता है, इससे लाइट निकल रहा है सभी डायरेक्शन में। और यहाँ पर इसको एक कंडेंसर लगाते हैं, ये कंडेंसर क्या करता है, इस लाइट को एक पार्टिकुलर पॉइंट पर कंडेंस करेगा। यहाँ पर स्टेज होता है जहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो लाइट इससे पास करेगा और इससे पास करने के बाद में लाइट फिर से रिफ्लेक्ट होगा, इसको एक ऑब्जेक्टिव लेंस से पास कराता है, इसको एक ऑब्जेक्टिव लेंस से पास कराएंगे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से पास कराने के बाद में फिर क्या होगा, ये फिर से कंडेंस करेगा लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और फिर से इसको हम लोग पास कराते हैं दूसरे आईपीस से, दूसरा आईपीस से। और फाइनली अब यहाँ पर लाइट इमेज फॉर्म करेगा जो हम लोग के आई में दिखेगा। आई में यहाँ पर हम लोग आई रहेगा और इसको एनालिसिस करेंगे। तो ये है आई, ह्यूमन आई, ये है आई लेंस, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है स्टेज, इस पर है स्पेसिमेन, ये है कंडेंसर और नीचे वाला है सोर्स ऑफ लाइट। तो क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होता देखा। तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में 3 चीज़ें रहती हैं। पहला सोर्स ऑफ लाइट, सबसे नीचे से चल रहे हैं, उसके बाद लेंसेस, और तीसरा यहाँ पर स्पेस। ये 3 चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से लाइट का डायरेक्शन पूछता है कि लाइट कहाँ से निकल रहा है, तो हम लोग इसको पाथवे को कर सकते हैं। लाइट का क्या पाथवे? सोर्स ऑफ लाइट से आगे बढ़ा कंडेंसर, कंडेंसर से आगे बढ़ा स्पेसिमेन से आगे बढ़ा ऑब्जेक्टिव लेंस,
ऑब्जेक्टिव लेंस से आगे पढ़ा आई लेंस, और आई लेंस से ह्यूमन आई। ठीक है, ये पाथवे है लाइट का। तो ये समटाइम पूछ देते हैं कि क्या पाथवे लाइट का, वो पूछ देते हैं किसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब दूसरी चीज़ यहाँ से आते हैं कि यहाँ पर किस तरह के सैंपल को एनालिसिस कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली यहाँ लाइव सेल्स को कर सकते हैं, लाइव सेल्स एनालिसिस। उसके बाद दूसरा डेड सेल्स कर सकते हैं आफ्टर स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मैग्नीफिकेशन है उसका पूछा जाता है, मैग्नीफिकेशन कितना फोल्ड होगा, तो ये मैंने पहले ही बता दिया, 1000 फोल्ड कंपेयर टू ह्यूमन आई, ह्यूमन आई से कंपेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का तो मतलब हो गया कितना बड़ा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, हाउ बिगर दिस ऑब्जेक्ट इज, और रिजॉल्विंग पावर का मतलब है हाउ टू ऑब्जेक्ट लोकेटेड वेरी क्लोज कैन बी विजिबल डिस्टिंक्टली। यानी दो ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर से देखेंगे तो ये एक जैसा दिखेगा, लेकिन जब उसको पास से मैग्नीफाई करके देखें तो वो बहुत ही डिस्टेंस पर है। तो इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। हाउ टू ऑब्जेक्ट विच लुक सिंगल एट वेरी फार डिस्टेंस will be actually separated if you are going to look closely. This is called resolving power. तो resolving power और magnification ये दोनों होना चाहिए। resolving power जितना कम माइक्रोस्कोप उतना अच्छा, क्योंकि आप बहुत क्लोजली एसोसिएटेड वाले को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो जितना क्लोजली दोनों हो और उसको सेपरेट कर दें तो वो उतना अच्छा माइक्रोस्कोप। गुड माइक्रोस्कोप का कंडीशन क्या है, पहला हाई मैग्नीफिकेशन, वो बड़ा करके दिखाना चाहिए ये, और लो रिजॉल्विंग पावर ये होना चाहिए। मैग्नीफिकेशन हाई होना चाहिए और रिजॉल्विंग पावर लो होना चाहिए, वो उतना अच्छा माइक्रोस्कोप है। तो ऑप्शन में देगा ये हाई मैग्नीफिकेशन हाई रिजॉल्विंग, लो मैग्नीफिकेशन हाई रिजॉल्विंग, तो उस तरह के ऑप्शन को देखना है। तो यहाँ पर ये दोनों करेक्ट होंगे, हाई मैग्नीफिकेशन एंड लो रिजॉल्विंग। तो रिजॉल्विंग पावर कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 0.61 लैम्डा डिवाइड बाई Na। Na का मतलब होता है न्यूमेरिकल एपर्चर। अब ये क्या है, न्यूमेरिकल एपर्चर का मतलब है जो लाइट लेंस के अंदर, ये जो लेंस यहाँ लगा रहता है ट्यूब के अंदर, ये जो एडजस्टेबल है ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे देखना ये भी है कि जो लेंस लगे रहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस, ये दोनों मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो ये दोनों का जो ये माउथ है इसको बोलते हैं माउथ, इसको बोलते हैं एपर्चर। तो एपर्चर क्या होना चाहिए, ये जितना बड़ा रिजॉल्विंग पावर उतना छोटा। और लेमडा वैल्यू क्या है, लेमडा वैल्यू जो लाइट की वेवलेंथ, लाइट वेवलेंथ, जितना छोटा वेवलेंथ उतना ज़्यादा अच्छा। तो अगर हम लोग जनरली विजिबल रेंज पर देखते हैं, ये जो हेलोजन बल्ब है, ये जनरली हेलोजन बल्ब ये विजिबल रेंज वाला रिलीज़ करेगा लाइट। तो विजिबल रेंज में वायलेट भी है, इंडिगो भी है, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, और जैसे जैसे आगे जा रहा है लेमडा वैल्यू इंक्रीज़ करेगा। तो आप कल को पूछे कि अगर रेड रीजन यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा या वायलेट, आंसर है वायलेट। वायलेट अगर यूज़ करते हैं तो रिजॉल्विंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि लेमडा वैल्यू इसका लेस है तो रिजॉल्विंग पावर लेस। तो ये सब चीज़ों को ध्यान से समझना है। तो यहाँ रिजॉल्विंग पावर कैसे डिपेंड करेगा, रिजॉल्विंग पावर अगर डिक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ लो, तो लेमडा वैल्यू को लो करना होगा, और दूसरा एपर्चर को हाई करना होगा। इसकी माउथ जितना, ट्यूब का साइज़ जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा लाइट इसके अंदर जाएगा और इसलिए उतना ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर न्यूमेरिकल एपर्चर का दूसरा फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल एपर्चर को हम लोग ईटा इंटू साइन अल्फ़ा भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर को, तो अब रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.61 लैम्डा ईटा इंटू साइन अल्फ़ा। अब ये ईटा क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर में हम लोग जनरली करते हैं, जब एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है,
लेकिन ऑयल अगर डाल देते हैं, ऑयल के ऊपर करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 है। तो जब भी इसलिए देखते हैं कि ऑयल डालने के बाद क्लियरिटी और ज़्यादा अच्छा दिखता है, उसका इंक्रीज़ करेगा। तो इंक्रीज़ करेगा तो ये वैल्यू तो डिनोमिनेटर में यानी रिजॉल्विंग पावर उसका डिक्रीज़ करेगा, ये वैल्यू इंक्रीज़ किया, इसलिए ऑयल डालने पर रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब आ रहे हैं अल्फ़ा की वैल्यू क्या है। अल्फ़ा बेसिकली ये जो ट्यूब है, ये इसको अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो ये कुछ एंगल फॉर्म करेगा यहाँ पर। जैसे लाइट इसके अंदर जा रहे हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइट अंदर पास किया, तो ये लाइट इधर यहाँ से जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है और सेंटर से जा सकता है। तो ये एंगल कितना हुआ, इसी को बोलते हैं अल्फ़ा। तो व्हाट इज़ अल्फ़ा? अल्फ़ा इज़ हाफ द एंगल ऑफ दिस माउथ, या अपर्चर जितना बड़ा उतना ज़्यादा अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए आप ट्यूब को क्लोज लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट से क्लोज लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो, ट्यूब को बहुत नज़दीक लेके चले गए, तो क्या होगा, उसका विड्थ और ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, तो अल्फ़ा वैल्यू इंक्रीज़ करते रिजॉल्विंग पावर कम हुआ। इसलिए जब ट्यूब को हम लोग जब नीचे की तरफ माइक्रोस्कोप को लेके जाते हैं उस ट्यूब को, तो वो और ज़्यादा अच्छा दिखता है। बहुत ज़्यादा ले जाएंगे तो ब्लडनेस होगा, लेकिन अगर नीचे की तरफ जाएँ तो मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा। ठीक, तब इसका मतलब ये समझ में आया कि रिजॉल्विंग पावर डिक्रीज़ करने के लिए अल्फ़ा को डिक्रीज़ करना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर न्यूमेरिकल अपर्चर बड़ा होना चाहिए। न्यूमेरिकल अपर्चर बड़ा हो गया तो इसका मतलब है ईटा डिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होना चाहिए और अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब आ रहे हैं रिजॉल्विंग पावर कितना है लाइट माइक्रोस्कोप का। तो लाइट माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर है 0.21 माइक्रोमीटर, ये है रिजॉल्विंग पावर। तो मैग्नीफिकेशन 1000 फोल्ड और रिजॉल्विंग पावर यहाँ पर 0.21, ये दोनों को याद रखना है। किसका बताया मैंने? ये मैंने बताया लाइट माइक्रोस्कोप का। ठीक है, और यहाँ पर लेंस जो होते हैं, लेंस आर मूवेबल, हम लोग इसको फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। तो लाइट माइक्रोस्कोप में बस इतना ही समझना है। अब लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में आ रहे हैं। लाइट माइक्रोस्कोप से जनरली मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर कितना है ये पूछता है, और किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है ये पूछेगा। अब आ रहे हैं फेस काउंट माइक्रोस्कोपी। यहाँ पर हम लोग दो लाइट जो मूव कर रहा है इनके फेस को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे लाइट इज़ हैविंग वेव नेचर, तो लाइट अगर इस तरीके से दोनों का लाइट जो ये इंक्रीज़, ये पिक इंक्रीज़ कर रहा है और फिर डिक्रीज़ कर रहा है, फिर इंक्रीज़, इस तरीके से दोनों लाइट के वेव सेम पर फॉल कर गए, ये दोनों ऐड ऑन हो गए, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तब इसका ये एक लाइट की रेज मूव कर रही है, ये दूसरा लाइट का है, दोनों जहाँ सुपर इम्पोज किए तो ये जहाँ हाइट है यहाँ पर भी हाइट है, जहाँ पर लो है यहाँ पर भी लो है, तो जब ये दोनों करेंगे तो इसका पिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, तब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। इंटेंसिटी I1 और इंटेंसिटी I2, तो I1 प्लस I2 कंबाइन करके बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पिक देगा। तो यहाँ पर ब्राइटनेस होगा, अगर ये वाला वेव को यूज़ कर रहे हैं, दोनों जहाँ सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो इस तरह से पिक बन रहा है, तो वहाँ पर ब्राइटनेस। और अब आ रहे हैं कि अगर यहाँ पर इसकी पिक और दूसरे लाइट की डेप्थ मैच कर जाए, जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से है कि इसका डाउन है तो इसका पिक है, और जब इसका पिक हुआ तो इसका डाउन हुआ, फिर जब इसका डाउन हुआ तो इसका पिक हुआ, फिर इसका ऐसे चल रहा है। होप सो ये समझा। ठीक है, तो इसका अप और इसका डाउन जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये नलीफाई कर देगा, ये नलीफाई कर देगा। तो इन दोनों का ऐड ऑन करने पर फ्लैट आएगा ग्राफ, वेव फ्लैट हो जाएगा। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डार्क कलर बनेगा, डार्क। यही दो फेस को यूज़ करना है, बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है। तो दोनों अगर सुपर इम्पोज करते हैं, जहाँ पर हाइट है, जहाँ दोनों का हाइट वेव का, और एक ही नहीं, दो ही नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, सबका वो कर दिया,
सेम फेज में रहा तो ब्राइटनेस और डिफरेंट फेज पे रहा तो डार्कनेस। तो इसको बोलते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट को आप एनालिसिस करोगे वो डार्क एंड ब्राइट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो नीचे से आ रहा है वो फेज में आ रहा है। किसी में I1 प्लस I2 मैक्सिमम है और किसी में I1 माइनस I2 ज़ीरो है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट फेज में है, तो कोई ब्राइट है और कोई डार्क है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर बैकग्राउंड में डार्क और ब्राइट इमेजेस बनेगा। तो जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ऑर्गेनेल से पास किया तो डार्क बनेगा, और अगर यहाँ पर ऑर्गेनेल नहीं है तो ये वाला पूरा का पूरा एरिया ब्राइट रहेगा। ये जनरली हम लोग यूज़ करते हैं लाइव सेल्स के लिए, लाइव सेल्स एनालिसिस। जैसे फ्लेजला का मूवमेंट हो रहा है तो आप इजीली एनालिसिस कर लोगे इसमें डार्क ब्राइट फील्ड में। फेस के लिए टू क्रिएट फेस, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं फेस, यहाँ पर रिंग यूज़ करते हैं, फेस रिंग। ठीक है, फेस रिंग से क्या होता है, फेस क्रिएट होता है। यानी लाइट को आप स्प्लिट कर दोगे एक एडिशन वाले में और एक सब्सट्रैक्शन वाले में, I1 माइनस I2, जहाँ जीरो होगा और यहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर लाइट होगा और यहाँ पर डार्क होगा। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फेज रिंग, या फिर इसी को एनुलर रिंग भी बोलते हैं, एनुलर रिंग। तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना, बस इतना काफ़ी है। अब आ रहे हैं हम लोग लास्ट वन विच इज़, अच्छा इसका मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर कितना होगा। इसका मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप इतना ही होगा, लाइट माइक्रोस्कोप, कुछ अलग नहीं। तो वही 1000 टाइम्स और रिजॉल्विंग पावर 0.21 माइक्रोमीटर या 0.22 माइक्रोमीटर। अब आ रहे हैं लास्ट वन विच इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और यहाँ पर जो लाइट माइक्रोस्कोपी या फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेसेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लाइट नहीं होता। इससे पहले वाला दोनों ब्राइट फील्ड में या लाइट माइक्रोस्कोपी में लाइट था, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। यहाँ लाइट नहीं होता, यहाँ पर हम लोग हाई इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज़ होता है, ये रिलीज़ होता है मेटल प्लेट से या टंगस्टन वायर से, जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे रहता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, पूरा का पूरा शावर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। यहाँ पर दूसरा डिफरेंस, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन के मूव जब रिलीज होता है, जो सोर्स ऑफ लाइट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है या सोर्स ऑफ इल्यूमिनेसेंस की तरह काम कर रहा है, तो इसका लैम्डा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है, इज़ वेरी लेस। अब आपको मालूम है कि जब ये वेरी लेस है तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर 0.61 इंटू लेमडा इस पर डिपेंड कर रहा था। तो अब लेमडा की वैल्यू बहुत कम, फार्मूला तो सबके लिए सेम रहेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर का। तो लेमडा वैल्यू अगर बहुत कम तो रिजॉल्विंग पावर बहुत कम, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ वेरी एक्सेलेंट माइक्रोस्कोप, वेरी गुड, वेरी एक्सेलेंट माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसका रिजॉल्विंग पावर बहुत ही लो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेसेंस यूज़ करा जिसका लैम्डा वैल्यू बहुत कम है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 4 नैनोमीटर, और लाइट वाले का कितना था, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो समझ रहे हो, 100 फोल्ड कम हो गया, तो 100 फोल्ड कम हो गया तो मैग्नीफिकेशन में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आ रहे तीसरा डिफरेंस, यहाँ पर लेंस की जगह पर हम लोग लेंस यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस था लाइट माइक्रोस्कोपी में, यहाँ पर हम लोग मैग्नेट को यूज़ करते हैं। मैग्नेट आर यूज्ड एज लेंस हियर। दूसरा, मैग्नेट आर फिक्स्ड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये मेटल की प्लेट है जिसमें जब करंट पास करेगा तो मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, और उसी से एनालिसिस करते हैं हम लोग इसके इमेज को। इसका पोजीशन, दूसरा पोजीशन डिफरेंस, ये फिक्स्ड होगा। लाइट माइक्रोस्कोपी में ये मूवेबल था, ये हमेशा फिक्स्ड होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैग्नेट या मेटल के बने होते हैं ये लेंस। यहाँ पर लेंस इन लाइट माइक्रोस्कोपी ये हमेशा ग्लास का बना होता है। ठीक है। फोर्थ, यहाँ पर पूरा का पूरा वैक्यूम में होगा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम लगा होता है, यहाँ पर मैग्नेट लगे होते हैं, यहाँ पर कॉइल लगा होता है जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है इलेक्ट्रॉन,
और यहाँ पे मैग्नेट लगे होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ट्यूब है, ये ट्यूब ये पूरा का पूरा वैक्यूम में रहता है। तो वैक्यूम में होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बिना हिंड्रेंस किए आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोपी में वैक्यूम नहीं होता, वो एयर के प्रेजेंस में होते हैं। फिफ्थ, यहाँ पर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डेड सेल्स को एनालिसिस किया जाता है। इतना ज़्यादा हाई एनर्जी बीम पास करेगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। यहाँ कभी भी लाइव सेल्स को एनालिसिस नहीं कर सकते आप। डेड सेल, वो लाइव रहेंगे भी तो डेथ हो जाएगी उनकी, वो डेड सेल को ही एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब आ जा रहे हैं इसका मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफिकेशन इसका जो होता है वो है 500,000 टाइम्स, और किसका, कंपेयर टू नेकेड आई या ह्यूमन के। यानी यहाँ पर हम लोग 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.1 नैनोमीटर तक के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसलिए वायरस को बहुत ईजिली एनालिसिस कर सकते हैं। बैक्टीरिया को तो हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं माइक्रोस्कोप से, लेकिन वायरस को हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं कर सकते। तो वायरसेस को एनालिसिस करना है तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, क्योंकि वायरसेस का साइज़ बहुत ही नैनोमीटर में रहता है। तो ये हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ही यूज़ करेंगे। तो कोरोना के वायरस को यूज़ करना है, एनालिसिस करना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करना है। अब आ रहा है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर इसका है 0.5 नैनोमीटर, और लाइट माइक्रोस्कोप का कितना था, 0.22 माइक्रोमीटर। ये था लाइट का, ये है इलेक्ट्रॉन का। तो इसको वैल्यू को याद रखना है। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ रहे हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये दो तरीके का है। एक होता है ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दो तरीके का। अब देखिए ट्रांजिशन में क्या होता है, स्कैनिंग में क्या होता है, सॉरी ट्रांसमिशन है, नॉट ट्रांजिशन, ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में जैसा नाम हो रहा है, बता रहा है कि ये पूरा का पूरा ट्रांसमिट कर जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन विल पास थ्रू द सैंपल आफ्टर पेनिट्रेटिंग। यानी यहाँ पर हम लोग बीच में सैंपल को रखेंगे, जैसे इस तरफ से ये कॉइल है, इलेक्ट्रॉन का शावर इस तरफ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर बड़े बड़े मैग्नेट लगे हुए हैं। तो मैग्नेट क्या करेगा, इसकी स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। तो ये और ज़्यादा स्पीड किया इलेक्ट्रॉन का फ्लो को नीचे की तरफ, सारा वैक्यूम हो रहा है। यहाँ पर हम लोग बीच में स्टेज लगाते हैं, और बीच में स्टेज लगाने के ऊपर यहाँ पर सैंपल को लगाते हैं, सैंपल। तो ये सैंपल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इतना तेज़ी से पास कर रहा है कि इसको पेनिट्रेट करता हुआ नीचे से निकल जाएगा, और वो इस नीचे में एक मेटल प्लेट रखेगा, उसी पर इमेज फॉर्म करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इससे सैंपल से होता हुआ इस पर मेटल प्लेट पर फॉल करेगा, और मेटल प्लेट पर क्या करेगा, इमेज फॉर्म। तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब है पेनिट्रेट करके पास कर जाना। तो यहाँ पर ये पूछता है कि ये किस तरह का इमेज फॉर्म करता है। ये हमेशा 2D स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 डायमेंशनल। ये कभी भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करता, ये 2D स्ट्रक्चर। जैसे सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, सेल्स इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कर, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर तो पूरा का पूरा अंदर को एनालिसिस करना, अंदर एनालिसिस करना तो इलेक्ट्रॉन को पास करना होगा अंदर की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये इस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करते हैं। जैसे अगर एक सेल को आप एनालिसिस कर रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का साइज़ क्या है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह का शेप है, तो उसको हम लोग यूज़ करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। होप सो ये समझा। अब आ रहे हैं यहाँ पर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कैन करेगा। जैसे यहाँ पर ये कॉइल है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, हाई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पे मेंटेन है। ये यहाँ पर लेंस है, लेंस से आगे गया और स्पीड को बढ़ा दिया गया। लेंस क्या करता है, इसको स्पीड को बढ़ा देता है, और उसके बाद फिर दूसरा लेंस लगा। यहाँ मल्टीपल लेंस लगाते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मल्टीपल लेंस लगाएंगे। तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को स्पीड को इंक्रीज़ किया,
और अब यहाँ बॉटम पे क्या करते हैं हम लोग, सैंपल को रखते हैं। और सैंपल को बॉटम पे रखने के बाद इसको कोटिंग कर देते हैं, किससे, मेटल से। मेटल से कोटिंग कर दिया कि ताकि अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पेनेट्रेट ना करे, ये इसके सरफेस पे फॉल करे। और सरफेस पे फॉल करने के बाद में इस मेटल, रेड कलर के जो मेटल से कोटिंग किया है इस स्पेसिमेन को, यहाँ से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का एग्जिट कराए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एग्जिट करता है और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक मेटल प्लेट पर इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज फॉर्म करेगा। होप सो ये समझा। तो यहाँ पर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन का इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर इसको बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। क्यों सेकेंडरी? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जब इस पर फॉल किया तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से फॉल किया, उससे एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को एग्जिट कराया मेटल सरफेस से। वो स्पेसिमेन के अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर पूरा का पूरा शील्ड कवर है, किसका, मेटल का। इसलिए यहाँ पर स्पेसिमेन या सैंपल प्रिपरेशन करते हैं। सैंपल प्रिपरेशन में क्या करेंगे, सैंपल इज कोटेड विथ मेटल। जनरली हम लोग यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर यूज़ कर लेते हैं, गोल्ड या सिल्वर पाउडर उसके चारों तरफ पूरा लगा देते हैं ताकि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकले और इस मेटल सरफेस पे इमेज फॉर्म करें। तो ये जो इमेज है वो 3D स्ट्रक्चर इमेज है। ये पूछेगा आपसे, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शो करता है, ये कभी भी इंटरनल स्ट्रक्चर शो नहीं करता, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शो करता है। और 3D, तो यहाँ पे 2D नहीं बनेगा और यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। होप सो ये समझा। अगर किसी बैक्टीरिया का सपोज साइज मेज़र करना है कि इसका साइज कितना है, तो ये एक्सटर्नल डायमीटर को या लेंथ को, इसके फ्लेजिला का लेंथ कितना, फ्लेजिला के नंबर कितने हैं, तो वो सब एनालिसिस करने के लिए हम लोग स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ में हम लोग माइक्रोस्कोप का वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। तो आज की वीडियो में बस इतने ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गेट एक्सेल माइक्रोबायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।